नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। अंकिता भंडारी हत्याकांड के सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो गई है। यह बड़ी अपडेट इस मामले में कोर्ट से आरोपियों को फिर नहीं मिली राहत। सरकार की मजबूत पैरवी के चलते जमानत खारिज हुई। अंकिता हत्याकांड में दोषियों को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। एसआईटी जांच के बाद 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल। करीब 100 गवाहों के बयान इसमें शामिल किए गए हैं। अंकिता भंडारी के परिवार को 25 लाख की आर्थिक मदद। परिजनों की मांग पर सीबीआई जांच के भी दिए गए आदेश। तो आपको बता दें कि अंकिता भंडारी मामले में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो गई है। मजबूत पैरवी इसके पीछे कारण सामने आया है। तो वहीं परिजनों की मांग पर मामले में सीबीआई जांच के भी आदेश दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिया है। श्रीनगर की निर्दलीय मेयर आरती भंडारी बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गई। उनके साथ श्रीनगर नगर निगम के 10 पार्षदों ने भी पार्टी की सदस्यता ली। इनमें 8 निर्दलीय और 2 कांग्रेस पार्षद भी हैं। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी को पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री और श्रीनगर के विधायक धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। देखिए, आज श्रीनगर नगर निगम की महापौर आरती भंडारी जी हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे और बीच में उनका निष्कासन हुआ था लखपत भंडारी जी। उनके साथ 2 कांग्रेस के सभासदों सहित 10 सभासदों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। मैंने उनका परिवार में स्वागत किया है। सर्वसम्मति के साथ उनकी सदस्यता हुई है। कार्यक्रम में डॉक्टर धन सिंह रावत जी उपस्थित रहे और महापौर जी और उनके पति लखपत जी ने जो कहा उसने हम सबका दिल जीता है। वे वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे। पिछले चुनाव में कुछ कारणवश हम उनको टिकट नहीं दे पाए, लेकिन उनके जनता में प्रभाव था और वो चुनाव जीत गए। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे श्रीनगर के जो मेयर हैं श्रीमती आरती भंडारी जी, उनके पतिदेव लखपत भंडारी जी, 8 हमारे निर्दलीय पार्षद आज शामिल हुए हैं और 2 कांग्रेस के पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और प्रदेश अध्यक्ष की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबका स्वागत कर रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए हैं। देखिए, पूरे उत्तराखंड में 10 नगर निगम भाजपा के थे और एक जो निर्दलीय मैंने जीता था वो कहीं ना कहीं भाजपा का ही था, क्योंकि मैं पहले से ही भाजपा की सदस्य रही हूँ और ये मेरे परिवार में मेरी पुनः वापसी है और मैं आज अपने 10 पार्षदों के साथ इस परिवार में शामिल हुई हूँ। तो बहुत ही खुशी की बात है और ये विचारधारा की बात है, क्योंकि मेरी विचारधारा हमेशा से भाजपा में रही। तो वहीं पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान विधायक हाजी फुरकान अहमद के नाम पर आपत्ति दर्ज होने का मामला सामने आया है। आपत्ति में दावा किया गया है कि फुरकान अहमद पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र के निवासी नहीं हैं। एसआईआर के तहत मतदाता सूची में दर्ज नाम और पते की जांच की जा रही है। वहीं विधायक ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब एक विधायक के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता की स्थिति क्या होगी। ये हमें देखो पहले भी आशंका थी कि हमारे वोट काटे जाएंगे, हमारे लोगों के जो कांग्रेस पार्टी के वोट है वो काटे जाएंगे। इसी तरह मेरी विधानसभा में लगभग 1700 वोट काटने की एप्लीकेशन आई, जिसमें 12 तारीख में मेरे नाम की 12/8/2026 को मोहम्मद फुरकान द्वारा मेरे वोट पर आपत्ति ली गई। जो मेरा बूथ नंबर 126 रामपुर,
और मेरा वोट नंबर 418 फुरकान अहमद। मेरे नाम पर जो आपत्ति लगाई वो निराधार है, क्योंकि मेरे वालिद साहब गाँव के प्रधान थे, मेरे वाइफ प्रधान नहीं, मैं 3 बार का विधायक हूँ। और जिसके नाम से मेरे नाम को आपत्ति लगाई मोहम्मद फुरकान है। जब हमने उसे मालूम किया कि भाई आपने तो मेरा आपत्ति लगाई, मेरे अलावा उन्हें 18 जिसके और इसके नाम से लगी। चुनावी साल में उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता भुवन चंद्र कापड़ी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधते हुए सरकार से युवाओं और जनता से किए वादों का हिसाब मांगा है। कापड़ी ने रोजगार, पलायन, महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के वादों पर सवाल उठाए। उन्होंने निजी उद्योगों में 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार, पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन और एलटी भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देरी का मुद्दा भी उठाया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि चुनावी वर्ष है और 5-6 महीने बाद चुनाव है, तो सारे नेता उत्तराखंड आ रहे हैं, तो वही बात मैं उनसे कहूंगा कि चुनावी वर्ष है और 5-6 महीने बाद चुनाव है, तो आप जो है कि पलायन आयोग भी बनाएंगे, युवा आयोग भी बनाएंगे, आप महिलाओं के खाते में पैसे भी डालेंगे, आप रोजगार की भी बात करेंगे। पिछले 5.5 साल जिसमें आप कहते हैं कि आपने सबसे लंबा कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री उत्तराखंड में जो है कि आपने निभाया है, तो आपने प्राइवेट उद्योगों में 75% युवाओं के रोजगार को कंपलसरी क्यों नहीं किया? सितारगंज कोतवाली में 12 वफात को लेकर पीस कमेटी की बैठक हुई। मीटिंग में सर्वधर्म समाज के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गणमान्य लोगों ने त्योहार से जुड़ी समस्याएं और सुझाव प्रशासन के सामने रखे। प्रशासन ने बिजली, पानी, साफ सफाई की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने का भरोसा दिया है। अधिकारियों ने 12 वफात का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। बैठक में राजस्व, बिजली, नगरपालिका और जल संस्थान समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वफात के उपलक्ष्य पर जो है आज सितारगंज कोतवाली में पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें सभी धर्म के लोग आए थे तथा हमारे तहसील के भी चेयरमैन साहब, बिजली विभाग, अन्य डिपार्टमेंट के लोग उपस्थित थे। विगत वर्षों की बात थी, किस तरह से इसको जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। सभी से इस संबंध में वार्ता की गई। कुछ समस्याएं थी, उसको भी जो है सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि इसको जो है हम लोग सही सलामत और हर्षोल्लास के साथ इसको संपन्न करें। देहरादून में आईएफएस परीक्षार्थियों से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसके बाद सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सुनिए क्या कुछ कहा। और महोदय, ये हम सभी के लिए आज बहुत ही अत्यंत गर्व और सौभाग्य का क्षण है कि आज हमें आपका यहाँ पर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। साथियों, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का संपूर्ण सार्वजनिक जीवन, सादगी, समर्पण और जनसेवा की भावना का प्रेरणादायी उदाहरण रहा है। जमीनी स्तर से सार्वजनिक जीवन की शुरुआत कर देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद तक पहुंचने की आपकी गौरवमयी यात्रा परिश्रम, संकल्प और राष्ट्र सेवा के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आपने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में सदैव राष्ट्रहित और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। राज्यसभा के माननीय सभापति के रूप में भी आपने संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज आपके तेजस्वी विचारों से, आपके मार्गदर्शन से हमारे युवा वन अधिकारी, जिन्हें निसंदेह अभी
विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देनी है, बहुत सारे क्षेत्रों का समन्वय करना है और सेवा के पथ पर एक नई ऊर्जा के साथ उनको जाने के लिए आपका मार्गदर्शन प्रेरित करेगा। आज के इस अवसर पर मैं सभी अपने युवा प्रोबेशनर्स को भी भारतीय वन सेवा में शामिल होने के लिए आप सभी को अपने हृदय से आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं तथा देवभूमि उत्तराखंड में आपके प्रशिक्षण एवं प्रवास के लिए भी आपका मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारतीय वन सेवा हमारी प्राकृतिक विरासत, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण का सबसे मजबूत स्तंभ है, क्योंकि वन हमारे लिए केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे जीवन का आधार है। और ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि देवभूमि उत्तराखंड का लगभग 70% से अधिक भूभाग वनों से आच्छादित है। साथियों, हमारे प्रदेश की असली शोभा और इसकी पहचान यहाँ के विशाल पर्वत, यहाँ की कल कल बहती नदियां और हमारे समृद्ध वन ही हैं। ऐसे में वनों और हमारी समृद्ध जैव विविधता को, उसका संरक्षण केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं है, बल्कि हमारी भावी पीढ़ियों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने का संकल्प भी है। इस महान संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी अधिकारियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि आप केवल एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं, बल्कि प्रकृति के रक्षक भी हैं। जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों के इस दौर में आपकी जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हम हर वर्ष हमें उत्तराखंड की बात करूं तो हमें बहुत सारी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कभी एवलांच आ रहा है, कभी जो है लैंडस्लाइड हो रहा है, कभी अत्यधिक मानसून में बारिश हो रही है। ऐसे अनेक जो चुनौतियां हैं उनका हमें सामना करना पड़ता है। तो आपको ऐसे समय में अपनी प्रशासनिक क्षमता और आधुनिक तकनीक, इन सभी का उपयोग करते हुए वनों का संरक्षण भी करना है। वन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय समुदायों के साथ समन्वय स्थापित करके उनके कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करना है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी इस महत्वपूर्ण भूमिका को बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत संवेदनशीलता के साथ निभाएंगे और इस अनमोल प्राकृतिक धरोहर को और अधिक समृद्ध बनाएंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और विकास यात्रा में पर्यावरण संरक्षण का भी समान महत्व दिया जा रहा है। मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी और जिम्मेदार जीवन शैली से जोड़ा जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच एक मजबूत संतुलन बनाकर काम कर रही है। हमने राज्य में देश का सबसे बड़ा जो अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर 13,000 एकड़ से भी अधिक वन भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां समर्पित फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन किया गया है। साथ ही चारधाम यात्रा पर डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू किया गया है। अंकिता भंडारी मामले को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि राहुल गांधी के पीड़ित परिवार से मिलने के बाद पार्टी लगातार आवाज उठा रही है और सच्चाई सामने आने तक पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने सीबीआई से दुष्यंत कुमार गौतम से पूछताछ की भी मांग की है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र ने पलटवार करते हुए कहा कि जांच एजेंसियां कानून और प्रक्रिया के हिसाब से काम करती हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान के कथित शुद्धिकरण को लेकर सियासत तेज है। खटीमा में कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर मामले में कार्रवाई की मांग की। इसके साथ कांग्रेस ने इसे दलित समाज का अपमान बताया है। वहीं विधायक गोपाल सिंह राणा ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। 8 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी
हल्द्वानी में एक रैली को संबोधित किया था और अपार भीड़ आई थी, अपार जनसंख्याओं पर आई थी। तो इससे भारतीय जनता पार्टी जो है वो खिसिया गई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और खिसिया करके उन्होंने उस जगह का जो हमारे मंच था उसका शुद्धिकरण भाजपा के लोगों ने। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि विपरीत बुद्धि विनाश काले, विपरीत बुद्धि। अब जो है भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और अब खिसिया गई है, डर गई है। कांग्रेस से मैं कहना चाहता हूं कि अब उल जलूल काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनकी सोच गलत है। मैं कहना चाहता हूं अपने तमाम दलित भाइयों से भी और अपने जनजाति के भाइयों से भी कि अब समय आ रहा है 27 को भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने की जरूरत है और सब एकजुट होकर के इसके खिलाफ वोट करें और इनको 27 में हरा के दिखाएं। यही हमारी सब। ये इसमें हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 8 तारीख को जो रैली की थी हल्द्वानी रामलीला मैदान में, उनकी रैली के उपरांत जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा उस मंच का शुद्धिकरण किया गया, उसके विरोध में हम लोगों ने आज यहाँ एकत्रित होकर के उसके न्याय की मांग की है कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो दलित समाज का अपमान हुआ है उसकी अनदेखी न की जाए और सामाजिकता जो समाप्त की जा रही है उसको जो है। श्रीनगर से निर्दलीय मेयर आरती भंडारी ने फिर से बीजेपी में वापसी कर ली है। उन्होंने आज 10 निर्दलीय पार्षदों के साथ बीजेपी ज्वाइन की। 2025 में नगर निगम चुनाव में उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला था तो निर्दलीय मैदान में उतरी थी और जीत दर्ज की थी। अब घर वापसी करने के पीछे क्या बड़ी वजह रही, इसको लेकर जनता टीवी संवाददाता अरुण सैनी ने खास बातचीत की। देखिए। भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर ज्वाइनिंग अभियान जिस तरीके से चलता रहा, अब एक बार फिर एक बड़ी ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी ने की है और श्रीनगर की मेयर को जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल किया। हमारे साथ मैम, आज आप निर्दलीय तौर पर चुनकर आई, लेकिन आज आपने जो है यहाँ पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। क्या कुछ कारण इसके पीछे रहे हैं, क्यों बीजेपी की सदस्यता ग्रहण आपको करनी पड़ी? देखिए, मेरी विचारधाराएँ पहले से ही भाजपा की रही हैं और आज अपनी विचारधाराओं में पुनः जोड़ना और अपने पुनः घर में वापसी करने आई हूँ। लेकिन मैम, जब आप चुनाव लड़े थे तो आपने निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ा, अब आप बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब आपने कहा कि आपकी विचारधारा बीजेपी की रही, तो उस वक्त जो आपने निर्दलीय वोट मांगे, क्योंकि बीजेपी लोगों ने उस टाइम आपको निर्दलीय तौर पर वोट दिया, आपके चेहरे पर वोट दिया, तो अब आप तो ये नहीं लगता कि जनता के साथ एक तरीके से ये धोखा है कि पहले आप निर्दलीय चुनाव लड़े, उसके बाद फिर आप पार्टी में शामिल हुए? देखिए, मेरे जो वोटर्स थे जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, वो कहीं ना कहीं सारे के सारे उनमें भाजपा भी शामिल थी और ये निर्दलीय रूप में मुझे इसलिए चुनाव लड़ना पड़ा क्योंकि कुछ परिस्थितियां आ गई थी जिस वजह से मुझे निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ना पड़ा। वहाँ की जनता ने अपना पूरा आशीर्वाद दिया है और मैं हमेशा विकास की बात करती हूँ और विकास के लिए कार्य करती हूँ और इस समय भाजपा में जुड़ना मतलब विकास को गति देना है, तो इसलिए मैं आज भाजपा के परिवार में पुनः शामिल हुई। मैम, अच्छा, जब आप चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त आपने कहा था कि अब आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे, इस तरीके की बातें तमाम निकल कर सामने आई थी, तो फिर अचानक से एकदम मन में ये बदलाव क्यों पनप गया, किस वजह से, क्या कारण इसके पीछे रहे? देखिए, ऐसा होता है कि नगर निगम में एक लिमिटेड बजट आता है जिस बजट पे आप विकास कार्य करते हैं। अभी जैसे 268 करोड़ की हमारी सीवर लाइन की योजना है और उसमें बिना आप सरकार की हेल्प के आप उस योजना को कर नहीं पाते हैं और जिस योजना का लाभ हमारी श्रीनगर की जनता उठाएगी, तो कहीं ना कहीं पे अपने जनता के लिए और अपने लिए, अपने विचारधाराओं के लिए मैं आज पुनः अपने परिवार में जुड़ी। आने वाले समय 2027 के विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, तो उसको लेकर आगे किस तरीके से आप काम करेंगे श्रीनगर विधानसभा सीट को लेकर? क्योंकि पिछले कई बार से हम देखें, चाहे वो लोकसभा चुनाव का नतीजा रहा हो जो सीट वाइज आता है या फिर 2022 के चुनाव का नतीजा रहा हो, मार्जिन काफ़ी कम रहा है हार जीत का, करीब 400 के लगभग इस तरीके का मार्जिन, 200 का इस तरीके का मार्जिन रहा है। तो आगे इस मार्जिन को बढ़ाया जाए या किस तरीके से आगे काम किया जाए, इसको लेकर आप किस तरीके से आगे काम करेंगे? देखिए, 2027 का चुनाव आने वाला है और अभी तो मैं आज इस परिवार में जुड़ी हूँ। कहीं ना कहीं पे 2027 का चुनाव विकास के मुद्दों पे ही जीता जाएगा
और श्रीनगर में विकास के बहुत कार्य हुए हैं और इस वजह से मैं श्योर हूँ कि 2027 फिर एक बार भाजपा की सरकार आएगी। क्या आप भी कोई अपनी तैयारी श्रीनगर विधानसभा से कर रहे हैं या क्या आपकी भी कोई दावेदारी है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि आप पहले भी ये तमाम चीज़ें पहले भी आप विधानसभा का टिकट मांग चुकी हैं? देखिए अभी मैं सिर्फ जिस जनता ने मुझे आशीर्वाद देके अभी जिस पद के लिए अधिकृत किया है मैं अभी उसी पे रहकर अपनी जनता के लिए सेवा करूँगी। तो ये थे हमारे साथ श्रीनगर की निर्दलीय मेयर जो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं और आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है पुनः और इन्होंने कहा कि मेरी विचारधारा पहले से ही बीजेपी की रही है और उसका कारण बताया है कि काम जो है वो नहीं हो पाते हैं, बजट कम होता है, तो इसलिए कामों को और गति मिल सके इसलिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। अपने सहयोगी रोहित के साथ मरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।